क्या एक पकोड़े बेचने वाला लड़का हजारों करोड़ों की कंपनी बना सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और कैसे पकोड़े बेचने वाले एक गरीब लड़के ने 75,000 करोड़ वाले टर्नओवर की कंपनी बना दी। आइए इस वीडियो में धीरूभाई अंबानी की पूरी कहानी समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 को, जब गुजरात के चोरवाड़ गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। यही साधारण बच्चा आगे चल के धीरूभाई अंबानी के नाम से जाना गया। इनके पिता हीराचंद अंबानी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे और जब धीरूभाई अंबानी 5 साल हुए तो उनका एडमिशन बहादुर खान जी स्कूल में करा दिया गया। वैसे उनको कुछ खास लगा तो था नहीं पढ़ाई से, लेकिन पिता के डर से उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। हीराचंद के टोटल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते उनकी फीस का खर्चा उनके पिता से उठाना मुश्किल हो रहा था। और इसी गरीबी और तंगहाली के चक्कर में धीरूभाई अंबानी ने सोचा कि अब वो कुछ काम करेंगे। वैसे तो हीराचंद अपने बेटे के इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज हुए और अपने बेटे को दोबारा स्कूल भेजने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन धीरूभाई की जिद के सामने उन्होंने भी हार मान ली। अब धीरूभाई अंबानी कुछ काम तो करना चाहते थे, लेकिन क्या काम करे उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था। और इसी काम की तलाश में वो इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं और एक गांव के मंदिर में पहुंचते हैं। अब जो मंदिर हमेशा सुनसान पड़ा रहता था, उस मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। जब धीरूभाई ने ये देखा तो वहां के पुजारी के पास जाकर उन्होंने पूछा कि ये भीड़ किस वजह से लगी हुई है। तो वहां के पुजारी ने बताया ये भीड़ हर साल फरवरी के महीने में लगती है। अब लोगों की इतनी लंबी लाइन देख के धीरूभाई ने सोचा इन लोगों को भूख तो लगती होगी और क्यों ना इस मौके का फायदा उठा के यहाँ पकोड़े बेचे जाएं। अभी तक धीरूभाई अंबानी को जो भी अपने पिता से पॉकेट मनी मिलती थी तो वो एक गुल्लक में जमा करते थे, लेकिन अब उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ चुका था। अब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे गुल्लक तोड़कर पैसा निकाला और उस पैसे से ठेला खरीदा और उस ठेले पे पकोड़े बेचने शुरू कर दिए। अब इस धंधे से शुरुआत में तो उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने लगी तो उनकी आमदनी भी ना के बराबर हो गई। ऐसे में उन्हें लगा कि अब यहाँ पे समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसों को बैंक में जमा करा दिया और आगे चल के वो फिर से किसी और काम की तलाश में लग गए। और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका जवाब ढूंढने के लिए धीरूभाई अंबानी ने अपने चाचा से पूछा। यमन में इंडिया से काफी ज्यादा पैसा बनता है, इसलिए 1950 में धीरूभाई अंबानी अपने बड़े भाई के साथ यमन चले जाते हैं। पहुंचने के बाद यमनिक लाल ने एबीसीआई एंड सीओ कंपनी के पेट्रोल पंप पे धीरूभाई अंबानी को काम दिला दिया और यहाँ काम करते करते उनकी सैलरी 300 रुपए हर महीने की थी। अब धीरूभाई अंबानी अलग अलग तरीके से ग्राहकों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे और अपनी सेल्स की स्किल उन्हें दिखाते थे, जिससे पेट्रोल पंप का रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इस चीज से खुश होकर पेट्रोल पंप के मालिक ने धीरूभाई अंबानी को मैनेजर बना दिया। अब जैसे ही धीरूभाई अंबानी का प्रमोशन हो गया तो प्रमोशन होने के बाद अब उनके पास बहुत ज्यादा टाइम बच जाता था पेट्रोल पंप के सिवाय, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस खाली टाइम में कुछ नौकरी कर ली जाए। और ऐसा सोचने के बाद वो एक जगह पे क्लर्क काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, अपनी चाय की आदत को कभी नहीं बदलते और धीरूभाई को भी चाय पीना काफी ज्यादा पसंद था। अब धीरूभाई अंबानी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो 10 पैसे में किसी रोड साइड स्टॉल पे चाय पी ले या फिर 1 रुपया देके किसी 5 स्टार होटल में चाय पिए। लेकिन यहाँ पे धीरूभाई अंबानी ने 1 रुपए वाली चाय को ही चुना, ताकि वो चाय की चुस्की के साथ साथ अमीर लोग क्या बात करते हैं उन बात को समझ पाए और सुन पाए, और वो क्या बात करते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि वो लोग ऐसा क्या काम करते हैं ताकि वो इतने ज्यादा अमीर बने। जब एक दिन वो चाय पी रहे थे तो बगल में बैठे हुए 2 लोगों की उन्होंने बात सुनी। तो वहां पे एक बंदे ने दूसरे बंदे से कहा कि तुम्हें पता है कि जो यमन की करेंसी है रियाल, उसमें जो सिक्के चलते हैं उसमें लोगों की चांदी की जो कीमत है वो उस सिक्के से भी ज्यादा होती है, यानी कि 100 रुपए के सिक्कों में 110 रुपए की चांदी है। और अगर कोई इसे निकाल के पिघला दे तो उसके पास पैसे पैसे होंगे। वैसे तो ये अमीर लोग इस बात को सिर्फ मजाक मजाक में कर रहे थे, लेकिन धीरूभाई ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक मशीन खरीदी और लाखों की संख्या में उन सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरूभाई अंबानी का ये काम बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे यमन में सिक्कों की कमी होनी शुरू हो गई और सरकार भी इस बात से परेशान थी कि ये सिक्के आखिरकार जा कहां रहे हैं। तब गवर्नमेंट ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई तो इसमें धीरूभाई अंबानी का नाम सामने आया, और जिससे पहले पुलिस उनके पास पहुंचती उससे पहले धीरूभाई अंबानी सारा पैसा इकट्ठा करके भारत जा चुके थे। और ये साल था 1958 का, जब धीरूभाई अंबानी वापस अपने घर पहुंचे और जब उनके पिता ने सुना कि वो नौकरी छोड़ के आए तब उनके पिता को बहुत ज्यादा सदमा लगा और रिश्तेदारों ने भी उन्हें काफी ताने मारे, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। यमन से गाँव आने के बाद कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने कोकिला बहन से शादी कर ली और फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मुंबई चले गए। और फिर 1958 में उन्होंने 50,000 की पूंजी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम से एक बिजनेस शुरू करा और मसालों का व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनके पास उस अमाउंट की कैपिटल नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने कजन चंपकलाल दमानी के साथ बिजनेस करने का सोचा। लेकिन जब वो बिजनेस को शुरुआत करने की सोच रहे थे तभी उन्हें पता चला कि यहाँ पे कुछ व्यापारियों ने एक संगठन बना रखा है और वो साथ मिलकर किसी भी नए व्यापारी को इस इंडस्ट्री में घुसने नहीं देते, और अगर किसी को एंटर भी करना है तो उससे पहले यूनियन के लीडर से परमिशन लेनी होगी। आखिरकार काफी ज्यादा मशक्कत के बाद उन्हें वो परमिशन तो मिल गई, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चला कि वो जिस फैक्ट्री से सूत खरीद रहे थे, मतलब कपड़ा खरीद रहे थे, उस फैक्ट्री ने भी एक यूनियन बना रखा है और जिन्हें फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता था उनका भी एक अलग यूनियन है।
इसलिए ये सभी मिलकर इन बीच के व्यापारियों को लूट रहे थे, क्योंकि एक तो फैक्ट्री वाले उस सूद को महंगे में बेच रहे थे और दूसरी तरफ खरीदने वाले उस सूद को सस्ते में खरीद रहे थे, और बीच में नुकसान हो रहा था धीरू भाई और उनके जैसे कई सारे व्यापारियों का। अब धीरू भाई अंबानी ने अपने जैसे और ज्यादा व्यापारियों को अपने साथ जोड़ा और एक यूनियन बना के कहा कि हम फैक्ट्री से माल सस्ते में खरीदेंगे और उसे महंगे में बेचेंगे, जिससे हमें भी अपने हक का प्रॉफिट मिल सके। अब इसके कुछ सालों बाद तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर चंपक लाल दमानी और धीरू भाई अंबानी के बीच में डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट हो गए। असल में दोनों का बिजनेस माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग था, इसलिए 1965 में चंपक लाल दमानी ने पार्टनरशिप तोड़ दी। 1966 में धीरू भाई अंबानी ने गुजरात के नरोडा में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट करी, तो फिर यहां से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी टाइम पे सरकार रिप्लेसमेंट लाइसेंस लेके आई। भारत के व्यापारी बाहर के व्यापारियों से सस्ते में फैब्रिक मंगा सकते थे, लेकिन शर्त ये थी कि उससे कुछ नया बनाकर वापसी दूसरे देशों में सेल करना होगा। यहाँ पे धीरू भाई अंबानी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए बाहर वाली कंपनियों से सारा फैब्रिक खरीद लिया और फिर उससे तरह तरह के आउटफिट्स जैसे कि टी शर्ट, शॉल्स और शर्ट्स, और इस नए व्यापार के लिए उनका ब्रांड नेम रखा गया विमल। अब मशीनें लग चुकी थी और कपड़ों का प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा मात्रा में होना शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें बाजार में रोकने के लिए दूसरे टेक्सटाइल व्यापारियों ने बहुत सारी तरह की चालें चली। उन्होंने अपने सब रिटेलर से ये कह दिया था कि अगर आपने धीरू भाई अंबानी से माल खरीदा तो वो उन्हें आगे से माल नहीं देंगे, लेकिन दूसरे व्यापारियों की ये साजिश भी धीरू भाई अंबानी को रोक नहीं सकी और धीरू भाई अंबानी पूरे देश में घूमे और वहां के रिटेलर्स को ये भरोसा दिलवाया कि धीरू भाई अंबानी उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे और हर चीज उन्हें बेस्ट क्वालिटी की प्रोवाइड करेंगे। और धीरू भाई अंबानी की ये बात रिटेलर्स को भागी और उन्होंने सबसे ज्यादा खरीदारी धीरू भाई अंबानी से ही की। अब विमल के कपड़ों की क्वालिटी बाकी ब्रांड से बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसलिए विमल के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और एक टाइम तो ऐसा भी आया कि देश भर में विमल के 100 से भी ज्यादा शोरूम्स एक दिन में खुल गए और विमल उस जमाने का नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन गया। और जब कंपनीज ने धीरू भाई अंबानी की उस टेक्सटाइल मिल का इन्वेस्टिगेशन करा तो उससे इंडिया की बेस्ट टेक्सटाइल मिल का दर्जा भी दिया गया। लेकिन ये सफर धीरू भाई अंबानी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब धीरू भाई अंबानी के कॉम्पिटिटर्स को यह पता चला कि धीरू भाई अंबानी रिप्लेसमेंट लाइसेंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने धीरू भाई अंबानी के ऊपर केस कर दिया, जिसके बाद धीरू भाई अंबानी ने ये सफाई दी कि शर्तों में ये कहां लिखा हुआ था कि बाहर से सामान मंगाकर 100% प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी विदेश फैब्रिक से आए हुए सामान का कुछ हिस्सा तो फॉरेन मार्केट में भेजते थे और कुछ हिस्सा भारत में ही बेचना शुरू कर दिया था और उनकी इस स्ट्रेटजी से उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और इसी के साथ विमल भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने में सक्सेसफुल रहा। इस एरिया में मिली सफलता के बाद धीरू भाई अंबानी धीरे धीरे और कई सेक्टर्स में अपना बिजनेस रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रख दिया और 1976-77 के बीच इसका एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। और अब आया जनवरी 1978 जब धीरू भाई अंबानी ने आजाद भारत का सबसे पहला आईपीओ लाने का सोचा और फिर अपनी कंपनी को बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया। 10 रुपए शेयर प्राइस पर 2.8 मिलियन इक्विटी शेयर्स लॉन्च कर दिए, जिसपे इन्वेस्टर्स ने जम के भरोसा दिखाया और 58,000 इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था और इस स्टॉक से लोगों ने भरपूर मुनाफा कमाया और ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि 1980 में धीरू भाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पातालगंगा में पॉलिस्टर फाइबर की फैक्ट्री लगाई और काफी कोशिश के बाद तेल के उत्पादन के लिए भी सरकार से परमिशन ले ली। और इस तरह एक टाइम पे पेट्रोल पंप पे काम करने वाले धीरू भाई अंबानी ने खुद की पेट्रोलियम कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसके बाद आया 16 फरवरी 1986 जब धीरू भाई को पहला हार्ट अटैक आया। उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी को बताया कि उनकी पीठ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और जब मुकेश अंबानी अफरा तफरी में उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने कहा कि अगले 48 घंटे इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इतनी ज्यादा सीरियस हालत होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को देखते हुए कहा, तुम परेशान मत होना बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो इस स्ट्रोक के बाद से धीरू भाई अंबानी का एक हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने सोच लिया था कि ये इनकी कमजोरी नहीं बनेगा, जिसके लिए उन्होंने लगातार 3 महीनों तक खूब ज्यादा एक्सरसाइज करी और अच्छी डाइट ली, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि धीरू भाई अंबानी का हाथ अब पहले से काफी ज्यादा ठीक हो गया था। अब आगे चल के धीरू भाई अंबानी एक ऐसे गोल्डन एरा में एंटर हुए जिसमें उनके बिजनेसेस काफी ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपेंड होना शुरू कर देते हैं। 1992 में धीरू भाई अंबानी वो करके दिखाया जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज भी नहीं कर पाई। इस साल कंपनी ने ग्लोबल मार्केट से भी फंड जुटाना शुरू कर दिया और ऐसा करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई थी। अब 1995-96 में धीरू भाई अंबानी ने 9X USA के साथ मिलकर अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम शुरू करी, जिससे 1998 से 2000 के दौरान धीरू भाई अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल्स प्लांट गुजरात के जामनगर में ओपन किया। और इस टाइम तक धीरू भाई अंबानी का इतना ज्यादा बड़ा नाम हो गया था कि उन्हें देश के साथ विदेशों में भी पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई। 1999 में धीरू भाई अंबानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और कहा जाता है कि चाहे ये सारे अवार्ड धीरू भाई अंबानी को मिले, लेकिन उनकी सफलता के पीछे कोकिला बहन का भी बहुत ज्यादा हाथ रहा है, क्योंकि जब धीरू भाई अंबानी मुंबई शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने अपनी वाइफ कोकिला बहन को इंग्लिश सीखने के लिए कहा था,
ताकि व्यापार में वो भी उनकी मदद कर सके। और धीरूभाई अंबानी जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते थे तो उसमें कोकिला बहन की राय जरूर मानते थे, और इसी मेहनत का नतीजा है कि मसाले और पॉलिस्टर बेचने वाले धीरूभाई अंबानी साल 2000 तक देश के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में शुमार हुए थे। कहा जाता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए धीरूभाई अंबानी काफी डिसिप्लिन लाइफ जीते थे और उन्होंने अपने काम करने के घंटे भी तय कर रखे थे और कभी भी 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे। लेकिन पहले हार्ट अटैक के बाद से उनकी तबियत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसके दौरान उन्हें हर हफ्ते ही हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन फिर आया 24 जून 2002 जब धीरूभाई अंबानी को फिर से एक हार्ट अटैक आया और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यहाँ पे डॉक्टर्स ने खूब ज्यादा कोशिश की, लेकिन लगातार ट्रीटमेंट के बाद भी धीरूभाई अंबानी को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, और इसी वजह से 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया और अरबों खरबों का साम्राज्य अपने बेटों के लिए छोड़ा। जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उस समय कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ हो गया था और ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट में भी उस कंपनी का नाम शुमार हो गया था। और कमाल की बात तो यह, इतनी ज्यादा दौलत और शोहरत होने के बाद भी उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का ही जीवन जिया। एक पकौड़े बेचने वाले से शुरुआत करके वो खरबों का साम्राज्य बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इसे करके दिखाया। तो ये थी जर्नी धीरूभाई अंबानी की, कैसे उन्होंने पकौड़े बेचने से लेके करोड़ों अरबों खरबों की कंपनी बना दी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।